Yes, my dear students, good morning. Today we will discuss chapter 7 and our topic is improving communication effectiveness. It means how we improve our communication. You know, there are the four barriers which are arise in our communication. Semantic barrier, psychological barrier, organizational barrier and personal barrier. अब कहते हैं कि आप क्या एफर्ट्स करोगे, आप ऐसा क्या चीज अपने माइंड में कंसीडर करोगे जिससे आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाए. इट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर अराइज ना हो. आज का हमारा ये टॉपिक है कि हाउ वी इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन. ठीक है, तो देन फर्स्ट पॉइंट आपका आता है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन. क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन मीन्स बोलने से पहले आप अपने आइडिया को क्लियर कर लो. कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट टू एनी अदर पर्सन देन यू क्लियर योर आइडिया व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट. व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट कि भाई जब आप कोई मैसेज किसी को ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर दैट आइडिया इन योर ओन माइंड. आप अपने माइंड में उस आइडिया को क्लियर करो कि व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट, हम क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, यानी आप जो भी मैसेज ट्रांसफर करना चाह रहे हो किसी रिसीवर को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस मैसेज को अपनी ओन लैंग्वेज में इनकोडेड किया. इनकोडेड मैसेज को अपने ही माइंड में क्लियर करो कि आप क्या मैसेज सेंड करना चाह रहे हो. कहते हैं ना कि बोलने से पहले सोचो. जनरली आप लोगों ने ये बात सुनी भी होगी कि बोलने से पहले सोचो. तो अगर सोच के बोलोगे तो बिल्कुल सही बोलोगे, यानी किसी पॉइंट पे आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे. जनरली आप लोगों ने ये बात सुनी भी होगी. बेटा ये पॉइंट भी उसी चीज को इंडिकेशन दे रहा है कि कोई भी कम्युनिकेट करने से पहले, कोई भी मैसेज ट्रांसफर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर दैट मैसेज इन योर ओन माइंड. ठीक है, थिंक अबाउट दैट मैसेज कि आप जो बात कहना चाह रहे हो सही है या नहीं है. ठीक है, आफ्टर ऑल ठीक है, इफ यू सेंड द मैसेज यानी आफ्टर थिंकिंग इफ यू सेंड द मैसेज देन डेफिनेटली देर इज नो हिंड्रेंस अराइज इन अवर कम्युनिकेशन. हमेशा उस कम्युनिकेशन का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और किसी टाइप की कोई हिंड्रेंस हमारी कम्युनिकेशन में अराइज नहीं होगी. तो फर्स्ट तो आपका पॉइंट ये था कि सोच के बोलो. ठीक है, जो मैसेज आप देना चाहते हो, जो कंटेंट आप देना चाह रहे हो बेटा, उसको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में क्लियर करो. सेकेंड आता है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, कि उतना ही कम्युनिकेशन करो जितना रिसीवर की नीड है. इट मीन्स when we want to send the message, ठीक है, then we send the message according to the requirement of the receiver. अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें रिसीवर को सेंड नहीं करनी है, क्योंकि रिसीवर इस पर अटेंशन नहीं देगा. अटेंशन नहीं देगा तो ऑब्वियस बात है आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म नहीं करेगा. Sometime when you send the message, then you also use the words, या फिर आप ऐसा कंटेंट भी यूज कर सकते हो जो रिसीवर के एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि उसके एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग होगा तो वो उन वर्ड्स को, उन कंटेंट्स को वो इजीली से क्या करेगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा. ठीक है, साथ ही कई बार आपने देखा होगा सेकेंड वाला पॉइंट, इसमें एक बात बोली है कि आप उतना ही कम्युनिकेशन रिसीवर को दो जितना उसकी रिक्वायरमेंट है. इट मीन्स अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आप रिसीवर को सेंड नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप सेंड करोगे तो उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. कई बार देखो दो चीज़ों में है, कई बार हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके लिए तो टीचर सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है, यानी रिसीवर को क्या दे रहा है, उसकी नीड से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है. कई बार हम ट्रेन में जा रहे हैं, बसेज में जा रहे हैं, ठीक है, और मुझे साइलेंट रहना है, मुझे किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी एक सेकंड पर्सन है जो मेरे ही कंपार्टमेंट में है, वो मेरे से बात कर, हाँ जी कहाँ से आए हो, ठीक है, और कहाँ जाना है आप लोगों को, कहाँ जॉब करते हो, ये वहाँ मेरा रिलेटिव है जी, ये करते हो वो करते हो, मतलब बहुत सारी बातें आप लोगों से कर रहा है, बहुत सारी बातें आप लोगों से, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद दैट पर्सन. ठीक है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो जो बात करेगा उस पर कोई अटेंशन नहीं दोगे, बल्कि आप बोर हो रहे हो कि क्यों फालतू में मेरे से बात कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेशन कर रहा है आपके रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, अननेसेसरी कम्युनिकेशन कर रहा है, तो बेटा उसका कभी पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं आता है. बट मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की बता रही हूँ. फॉर्मल कम्युनिकेशन में कहता है जब सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है तो इतना ही मैसेज सेंड करे जितना रिसीवर को जरूरत है. अननेसेसरी
ठीक है, फालतू की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीवर को हमें कभी सेंड ही नहीं करनी चाहिए। देन योर कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, वर्क होगा। लेकिन अगर आप मेन इन्फॉर्मेशन के साथ अननेसेसरी भी सेंड करोगे तो वो मेन पर भी एक्शन नहीं ले पाएगा। तो बेटर है आप सिर्फ उतना ही मैसेज सेंड करें जितना रिसीवर की रिक्वायरमेंट है। थर्ड पॉइंट आता है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, यानी कम्युनिकेट करने से पहले अदर्स से कंसल्ट करो। ठीक है, अदर्स का मतलब होता है आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, आपके मदर फादर है, आपके ब्रदर सिस्टर है, कोई बड़े। When you want to communicate with your senior, then before communication with your senior, first of all you consult your father, friend या फिर आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई नॉन, उनसे कंसल्ट करो। ठीक है, और आफ्टर कंसल्टिंग, ठीक है, दैट मैसेज यू शेयर दिस मैसेज विद योर सीनियर। जनरली ये वाली सेफ्टी हमें तब बरतनी होती है जब हमें अपने सीनियर से कम्युनिकेशन करना है। तो भाई सीनियर को तो बहुत नपे तुले वर्ड ही आपको कहने होते हैं। तो कहते हैं उस केस में अपना मैसेज सीनियर से शेयर करने से पहले आप अपने किसी भी नॉन पर्सन से उस मैसेज के बारे में कंसल्ट करो कि क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ, क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आएगा। क्योंकि आपने अगर अपने सीनियर को कोई ऐसी बात बोल दी जिससे हो सकता है आपकी जॉब पे या अनदर किसी एस्पेक्टिव पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाए, उस केस में आपको अपने सीनियर को बहुत नपे तुले शब्दों में ही दो बात बोलनी होती है। तो उस केस में आप किसी दूसरों से कंसल्ट कर लो, क्योंकि हो सकता है आपका माइंड किसी चीज को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हो। ठीक है, तो अदर से कंसल्ट करके भी अगर आप सीनियर से कम्युनिकेशन करोगे देन आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा। लेकिन अदर्स का मतलब ये नहीं है किसी भी अननोन पर्सन से ऐसे डिस्कस कर लिया, क्योंकि सभी लोग आपको एक अच्छा सजेशन नहीं दे सकते। जो आपके फेवर के पर्सन्स हैं, आपकी मदर है, फादर है, बड़े ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है, आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस करने के बाद ही आप सीनियर को मैसेज सेंड करोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफी इफेक्टिव जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ सीनियर्स के रिगार्डिंग में ये सेफ्टी आपको ध्यान में रखनी होती है। आगे कहता है यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, आपको प्रॉपर लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए जो रिसीवर अंडरस्टैंड कर सके, और आपके मैसेज का जो कंटेंट है, जो वर्ड्स आप अपने मैसेज में यूज कर रहे हो वो हमेशा, ठीक है, प्रॉपर यूज होने चाहिए ताकि रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर सके। समटाइम यू नो दैट हम अपने जो मैसेज सेंड कर रहे हैं उसमें सेंडर ऐसी लैंग्वेज, ऐसी टोन, ऐसे कंटेंट यूज करता है जो रिसीवर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता। देन रिसीवर ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट में मिस्टेक्स करेगा, और मिस्टेक से उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन में बैरियर आएगी। तो कहता है इस बैरियर को मिनिमाइज करने के लिए, इस बैरियर को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए सेंडर यूज द प्रॉपर लैंग्वेज इन हिज मैसेज। अपने मैसेज में प्रॉपर लैंग्वेज यूज करें, उसकी टोन बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि अगले वाले को वर्ड्स में क्लियरिटी आए कि भाई हाँ ये बंदा क्या कहना चाहता है। और मैसेज में यूज होने वाला जो कंटेंट्स है वो भी ऐसे होने चाहिए जिसको रिसीवर अंडरस्टैंड कर सके। भाई अगर आप मान लो किसी बच्चे को जापानी लैंग्वेज नहीं आती तो आप लोगों को जापानी लैंग्वेज के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, हिंदी नहीं आती है तो हिंदी के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी आपकी जो टोन है वो भी ऐसी होनी चाहिए, आपका जो कंटेंट है, आपके जो लैंग्वेज है कहता है वो ऐसा होना चाहिए ताकि अगला वाला बंदा यानी रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर सके, यानी रिसीवर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हो। अगर आपने अपने हिसाब से लैंग्वेज यूज कर ली तो डेफिनेटली रिसीवर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और कम्युनिकेशन में क्या आएगी, बैरियर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट अब आता है बेटा स्टूडेंट्स प्रॉपर फीडबैक। इट मीन्स आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब आपने रिसीवर से प्रॉपर फीडबैक ले लिया। यू अंडरस्टैंड माई मैसेज, यस और नॉट। ठीक है, इफ द रिसीवर गिव द फीडबैक यस देन योर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। इफ द रिसीवर फीडबैक नो देन दोबारा से मैसेज सेंड करोगे। ठीक है, तो इट मीन्स कम्युनिकेशन प्रोसेस आपकी तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है तब तक आप रिसीवर से फीडबैक नहीं ले लेते, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों को यही कहते हैं कि मैं सेंडर हूँ, ठीक है, आप लोग रिसीवर हो, मैं सेंड कर रही हूँ मैसेज, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। और मैसेज सेंड करने के बाद में हमेशा पूछता है, हर टीचर पूछता है, हाँ बेटा समझ में आ गया, यू गॉट इट। तो आप लोगों का जो मैसेज आता है, जो फीडबैक आता है, यस या नो जो भी आता है, इट मीन्स वो फीडबैक है। तो जब तक कम्युनिकेशन में आप रिसीवर का फीडबैक नहीं लेते तब तक आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने की सबसे मैंडेटरी कंडीशन होती है कि यू टेक द फीडबैक फ्रॉम रिसीवर,
कि यू गॉट माई मैसेज यस और नॉट। ठीक है, तो ये आपका आता है प्रॉपर फीडबैक। उसके बाद नेक्स्ट आता है 6, कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। यानी कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर, यानी आपका कम्युनिकेशन जो है जैसा प्रेजेंट में है वैसा ही आपका कम्युनिकेशन फ्यूचर में होना चाहिए। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर, यानी आपके कम्युनिकेशन में जैसा प्रेजेंट में कम्युनिकेशन है वैसा ही आपका कम्युनिकेशन फ्यूचर में होना चाहिए। अगर आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के कम्युनिकेशन में डिफरेंस आ जाता है तो भी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेजेंट में मैंने अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट किया कि जिन जिन स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स आते हैं मैं उन सबको क्या दूंगी, एक प्राइज देती हूँ, ठीक है, या मैंने उन सबके लिए एक प्राइज डिक्लेयर कर दी है, भाई आप सब लोगों की जो बच्चे 100 लेके आएंगे उन सबकी एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी या सबको रिस्ट वॉच मिलेगी, ये मैंने उनको कम्युनिकेट किया। फ्यूचर में जब रियल में 100 लेके आते हैं तो भी आपका कम्युनिकेशन सेम ही होना चाहिए। उन्हीं स्टूडेंट्स को आपको एक रिस्ट वॉच या फिर ग्रैंड पार्टी जो भी आपने उन्होंने कम्युनिकेट किया था वो चीज़ें आपको उनके लिए ऑर्गेनाइज करनी है। तो आपका कम्युनिकेशन जैसा प्रेजेंट में था वैसा ही फ्यूचर में रहेगा, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स उस पर फेथ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शन करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट में कोई बात बोल दी और फ्यूचर में बोला कि नहीं जी मैंने तो नहीं बोली है बात, ऐसा मैंने कब कहा, है ना, ऐसे रिएक्शन बहुत लोग नहीं करते हैं, बात बोल देते हैं ओरल कम्युनिकेशन, फिर बाद में कहेंगे ये बात मैंने कब बोली, मैंने तो नहीं बोली। ऐसे बहुत लोग होते हैं ऐसे जो इस टाइम से रिएक्शन दे देते हैं। तो इट मीन्स आपका फेथ उस पर्सन से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फेथ खत्म होगा तो आप फ्यूचर में, भाई एक बार तो विश्वास कर लिया, धोखा खा लिया, लेकिन फ्यूचर में जब भी वो बंदा बात करेगा, कुछ भी कहेगा, आप उस पर कभी भी फेथ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रेजेंट का कम्युनिकेशन उसके फ्यूचर के कम्युनिकेशन से मैच नहीं कर पाया। इसलिए कहते हैं अगर आपको कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है देन आपका प्रेजेंट कम्युनिकेशन एज वेल एज फ्यूचर कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद आता है फॉलो अप कम्युनिकेशन, यानी सेंडर ने मैसेज जो सेंड किया है रिसीवर उस मैसेज को प्रॉपर क्या करे, फॉलो करे। The receiver is also do the work according to the message, then our communication process is completed। यानी सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है और उस मैसेज के अकॉर्डिंग रिसीवर को वर्क परफॉर्म करना है, तो रिसीवर उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करे। अगर उसने बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है या नहीं करता है तो भी कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट माना जाता है। फॉलो अप कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि भाई कम्युनिकेशन को प्रॉपर क्या करो, फॉलो करो, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन को प्रॉपर फॉलो करोगे देन ही आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा। अगर आप फॉलो नहीं करें, उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म नहीं करें, देन योर कम्युनिकेशन इज नॉट सो इफेक्टिव। ठीक है, तो फॉलो अप कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन को प्रॉपर फॉलो करें। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया भाई आप लोगों का इस डेट को टेस्ट है, ये 4 चैप्टर आप लोगों को लर्न करने हैं, तो आप उस कम्युनिकेशन को फॉलो करोगे, क्योंकि अगर आप उसकी प्रिपरेशन करते उसी के हिसाब से तो आप फॉलो कर रहे हो, कम्युनिकेशन को नहीं कर रहे तो इट मीन्स मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए मैंडेटरी है रिसीवर कम्युनिकेशन को क्या करे, फॉलो करे। उसके बाद आता है गुड लिसनर होना चाहिए। देखो ये बात बहुत अच्छी है कि आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। बेटा ये सारी बातें जो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैं थ्योरेटिकल या ऐसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आप अपनी रूटीन की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी अगर ये सब पॉइंट्स को यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा। आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। गुड लिसनर का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन रिसीवर सेंडर की इंफॉर्मेशन को प्रॉपर लिसन करना चाहिए। गुड लिसनर होना चाहिए। जब तक सेंडर अपना मैसेज कंप्लीट नहीं कर देता है, ठीक है, जब तक सेंडर अपना मैसेज कंप्लीट नहीं कर देता है उससे पहले आपको कभी कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारी बुक में भी एक लाइन लिखी हुई है, द सेंडर मस्ट लिसन टू रिसीवर वर्ड्स अल्टरनेटिवली, ऑन द अदर हैंड रिसीवर मस्ट आल्सो लिसन विद ड्यू अटेंशन, पेशेंस एंड अटेंटिव लिसनिंग सोल्व मैनी प्रॉब्लम्स। इट मीन्स आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। यानी जब सेंडर मैसेज सेंड करता है तो पेशेंस से आप उस मैसेज को सुनो,
चाहे वो मैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। कई बार हमारी देखो हैबिट होती है, तो वो भी एक अच्छा कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाता है अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो। क्योंकि हर बंदा, कई बार आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है या कोई भी टेंशन आ गई है, वो शेयर करना चाहता है, वो ढूंढता है भाई किस बंदे को मैं अपनी ये बात बताऊं ताकि मेरा ये रिलीफ या मेरा जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक मेरा कम हो जाए, रिलीफ मिले मुझे। वो ढूंढता उस पर्सन को, वो उसी पर्सन के सामने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, अपनी टेंशन शेयर करेगा, जो एक अच्छा लिसनर होगा, जो उसकी बात को सुनेगा, ध्यान से अटेंशन देगा। और अगर आप अटेंशन नहीं दोगे, आप अच्छे से सुनोगे नहीं, तो भाई उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अपनी टेंशन आपके साथ शेयर नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। हर बात को पेशेंस से सुनो, ठीक है, और फालतू का अपना रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो हर बंदा आपके साथ इंफॉर्मेशन क्या करेगा, शेयर करेगा। ये तो मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात बता रही हूँ। फॉर्मल में भी, ठीक है, आपको एक अच्छा लिसनर होना जरूरी है, क्योंकि जो भी मैसेज सेंड सीनियर कर रहा है तो प्रॉपरली अटेंशन देकर उस बात को क्या करो, सुनो, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा। उसके बाद आता है ओपन माइंड। कहता है भाई आप लोगों को ना अगर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो आपको ओपन माइंड होना चाहिए। ओपन माइंड का मतलब होता है कि जब तक सेंडर ने मैसेज सेंड नहीं किया, कंप्लीट मैसेज, जब तक सेंडर कंप्लीट मैसेज सेंड नहीं करता तब तक रिसीवर को अपना रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ठीक है, एक आपने इंटरेंस देखी होगी कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, कि सेंडर मैसेज सेंड कंप्लीट सेंड भी नहीं करता है, उससे पहले ही रिसीवर क्या कर देता है, अपना रिएक्शन दे देता, अपना आंसर दे देता है। बेटा वो कौन सी वाली बैरियर है, यस, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, कि बिफोर कंपल्सन ऑफ मैसेज द रिसीवर इज आल्सो गिव द आंसर, सो द बैरियर इज आल्सो अराइज इन अवर कम्युनिकेशन। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये दे दिया कि आप ओपन माइंड हो। ओपन माइंड का मतलब बात को पहले पेशेंस से सुनो और कंप्लीट मैसेज हियर करने के बाद ही अपना रिएक्शन दो। पहले रिएक्शन आपको देना ही नहीं है, वो ओपन माइंड के लिए इन्होंने सजेशन दे दिया। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, यानी व्हेन सेंडर सेंड द मैसेज, then sender send the message in a complete way. It means आधा अधूरा मैसेज सेंडर को कभी सेंड नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज सेंड करने से पहले सेंडर को इंश्योर हो जाना चाहिए कि मैसेज मेरा कंप्लीट है या नहीं है, कहीं कोई रॉन्ग वर्ड, कोई गलत सेंटेंस, कोई कुछ भी गलत तो यूज नहीं कर दिया। अगर वो अपने आप को इंश्योर कर लेता है देन आफ्टर ऑल उसको मैसेज क्या करना चाहिए, सेंड करना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका मैसेज या आपका कम्युनिकेशन और इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, जैसे कई बार आप लोगों ने टेस्ट लेती हूँ मैं, तो आप फोटो प्रॉपर क्लिक, आप फोटो तो प्रॉपर क्लिक किया या आप भूल गए, एक पेज की फोटो क्लिक नहीं की और एक की डबल बार कर ली, फिर फटाफट क्या किया, आपने सेंड कर दिया मेरे पास। आपने अपने आप को उस चीज को चेक नहीं किया कि क्या मैं जो सेंड कर रहा हूँ वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये बात उसी के लिए कि आपका जो मैसेज हो वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट मैसेज अगर सेंडर सेंड करेगा तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में बैरियर आएगी, क्योंकि जब आपने इनकम्प्लीट मैसेज सेंड किया तो रिसीवर भी इनकम्प्लीट मीनिंग अंडरस्टैंड करेगा। रिसीवर नॉट डू द वर्क अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन, ठीक है, बिकॉज योर मैसेज इज नॉट कंप्लीट। सो अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो बेटा सेंडर को कंप्लीट मैसेज सेंड करना चाहिए, ताकि रिसीवर उसका मीनिंग कंप्लीटली क्या करे, अंडरस्टैंड करे। सो बेटे ये पॉइंट्स आपके थे जिनको अगर आप अपनी रूटीन की लाइफ में भी यूज करोगे तो आप अपनी कम्युनिकेशन को क्या बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो और अच्छा कम्युनिकेशन बना सकते हो। और अच्छा कम्युनिकेशन होगा, लोग आपकी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो आपको भी पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर क्रिएट होगा। ठीक है, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, अपने आइडिया को अपने क्लियर करना चाहिए, खुद ही सोचो क्या मैं सही बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेट करना चाहिए, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। ठीक है, दूसरों से कंसल्ट करके कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। भाई प्रॉपर लैंग्वेज यूज करे ताकि अगला वाला रिसीवर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज करे ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। अगर अदर लैंग्वेज यूज करोगे तो ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट में मिस्टेक करेगा। हमेशा फीडबैक जरूर लो, फीडबैक लोगे तो ही कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट मानी जाएगी। आपका कम्युनिकेशन प्रेजेंट और फ्यूचर में सेम होना चाहिए। कम्युनिकेशन को प्रॉपर फॉलो करना भी जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो भी कम्युनिकेशन क्या माना जाता है, यानी रिसीवर जो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं माना जाता।
आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, मैसेज पूरा सुनने के बाद ही अपना रिएक्शन देना चाहिए और हमेशा सेंडर को कंप्लीट मैसेज ही सेंड करना चाहिए। किसको? रिसीवर। सो बेटा ये पॉइंट्स थे जिनको आप यूज करके आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन सारी बातों को अपने माइंड में कंसीडर करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फंक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल्स है वो आता है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इट मीन्स कि देर आर द वेरियस एम्प्लॉयज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड एवरी एम्प्लॉयज आल्सो गिव द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस। इट मीन्स हमारे जो कंट्रीब्यूशन है, हमारे जो एफर्ट्स है, उन पे किसी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल को अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, बिकॉज यू आर द एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज योर ड्यूटी टू डू मोर एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस। सो डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल का भी जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, कि किसी भी इंडिविजुअल का मतलब किसी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, भाई आपको सिर्फ इतना ही काम करना, आपको इतना ही करना, आपको इतना ही करना। नो, हर एम्प्लॉय को अपना गोल अचीव करने के लिए मैक्सिमम, यानी ऑर्गेनाइजेशन का अपना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अचीव होगा तो अपना भी होगा, ऑब्वियस बात है। हर एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अपना मैक्सिमम एफर्ट्स कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज इफ ऑल एम्प्लॉयज आल्सो कंट्रीब्यूट विद मैक्सिमम एफर्ट्स देन डेफिनेटली द गोल ऑफ आवर बिजनेस इज आल्सो अचीव। Harmony of objective. You know, there are the various employees in our organization. Every employee have different need. ठीक है, every employee have different culture, different working styles होती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं इसलिए वो अलग अलग डायरेक्शन में भी एफर्ट्स करते हैं। बट डायरेक्टिंग क्या कहती है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उन सब के ऑब्जेक्टिव में हार्मोनी होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में दो पार्टी, एक एम्प्लॉयज है और एक आपके जो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, एम्प्लॉय सैलरी ऑब्टेन करना चाहते हैं, और डायरेक्टिंग कहता है उन दोनों के ऑब्जेक्टिव में हार्मोनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए उन दोनों के ऑब्जेक्टिव में। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज को प्रॉपर कम्युनिकेशन करके हमें उनको समझाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। इफ यू डू मोर एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस देन डेफिनेटली द गोल ऑफ योर पर्सनल जो गोल है, एम्प्लॉय का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन करके हमें उनको बताना चाहिए, क्योंकि जब हम उनको इस तरीके से कम्युनिकेशन करके बताएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, दोनों में ऑटोमेटिक हार्मोनी क्रिएट होगी। क्योंकि एम्प्लॉय सैलरी लेना चाहता है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है बिजनेस, इसलिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अगर एफर्ट्स करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन से एम्प्लॉय को प्रॉपर क्लियर कर देना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा एफर्ट्स करोगे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो आपको भी सैलरी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इससे दोनों पार्टी के ऑब्जेक्टिव में क्या क्रिएट हो जाती है, हार्मोनी। थर्ड आता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये फ्योर का प्रिंसिपल है, पहले भी आप लोगों ने कर रखा है कि वन subordinate got the order only a single head. If the subordinate got the order from two heads, then subordinate confused and can't satisfied of any head. So हर subordinate को एक ही head से order मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको दो head से order मिलेगा तो किसी भी head को satisfy नहीं कर पाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ वो खुद भी confused रहेगा और किसी को भी काम नहीं करेगा, तो इससे भी कहीं ना कहीं disputes arise होते हैं। तो डायरेक्टिंग नेम का भी प्रिंसिपल है कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं सभी सबॉर्डिनेट्स को एक ही हेड से ऑर्डर मिलना चाहिए। उसके बाद फोर्थ जो है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। कहते हैं डायरेक्टिंग प्रिंसिपल में ये बात क्लियर मेंशन की गई है कि भाई डायरेक्शन की जो टेक्निक है वो आपकी बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स डायरेक्शन की जनरली हम टू टेक्निक यूज करते हैं, एक मोटिवेशन और एक लीडरशिप। कहता मोटिवेशन और लीडरशिप की टेक्निक बहुत एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए जिससे मेरा एम्प्लॉय मोटिवेट हो रहा हो,
उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो, वो बेटर वर्क परफॉर्म करे, इस टाइप की टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए। अगर आप मोटिवेशन टेक्निक यूज करते हैं तो पॉजिटिव मोटिवेशन टेक्निक यूज करनी चाहिए। और लीडरशिप आपकी इतना इफेक्टिव होनी चाहिए कि आपके बिहेवियर से आपके फॉलोअर्स इन्फ्लुएंस हो जाए और जैसा आपको वैसा उस आपके अकॉर्डिंग काम करे। तो आपकी डायरेक्शन की टेक्निक भी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। यानी जो मोटिवेशन या लीडरशिप की टेक्निक जो आप यूज करोगे, भाई लीडरशिप की 3 टेक्निक है, मोटिवेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन आप देते हो, तो इन दोनों में ऐसी टेक्निक आप यूज करें जिससे आपके सबॉर्डिनेट्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट अराइज हो। उसके बाद मैनेजरियल कम्युनिकेशन बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, किसी टाइप का कोई हिंड्रेंस कम्युनिकेशन में ना आए। मैनेजरियल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक जो आपका सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को मैसेज सेंड करता है तो प्रॉपर मैनेजरियल चैनल्स को वो फॉलो करे, हर लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रॉपर पास हो, किसी टाइप का कोई हिंड्रेंस कम्युनिकेशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैनेजरियल कम्युनिकेशन जितना क्लियर कट होता है उतना ही उस कम्युनिकेशन उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क परफॉर्म किया जाता है। इसलिए आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं आपको बुक से भी क्लियर करती हूँ। कहता है इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स डायरेक्शन इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन है तो इससे आपका डायरेक्टिंग भी क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग टू सबॉर्डिनेट्स, यानी आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन इशू करनी चाहिए ताकि सबॉर्डिनेट्स भी उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करें। थ्रू प्रॉपर फीडबैक, ठीक है, यानी प्रॉपर आपको चेकिंग करनी चाहिए। मैनेजर शुड एंश्योर दैट सबॉर्डिनेट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन क्लियरली। इट मीन्स आपका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस आपने क्लियर अपने सबॉर्डिनेट्स को सेंड की है तो बेटा सबॉर्डिनेट्स भी आपकी इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। आपको प्रॉपर उनका फीडबैक भी लेना चाहिए, यू अंडरस्टैंड माय इंस्ट्रक्शन माय ऑर्डर, यस और नो, देन आपका कम्युनिकेशन क्या माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। तो बेटा आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर कट होना चाहिए। ये मैनेजमेंट का यानी डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल्स है। यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो आप यूज करते ही करते हो, लेकिन डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल में एक ये बात भी बोली है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट सेंड करनी है, तुरंत कोई फीडबैक लेना है, अपने पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट किया उनका फीडबैक लेना है, कोई इंफॉर्मेशन आपको फास्टली सेंड करनी है, तो उस केस में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत हेल्प करता है। सो फॉर्मल के साथ साथ आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी अपने बिजनेस में क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, और दूसरी बात बहुत फास्टली कोई इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करनी हो तो वो सेंड हो जाती है, और साथ ही अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन होते हैं। लीडरशिप कहता है आप अपने बिजनेस में एक इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल क्या करें, यूज करें, क्योंकि अगर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल यूज करोगे तो ही आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली क्या होगा, अचीव होगा। यू नो देयर आर द 3 लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेज फेयर। बेटा तीनों में से जो भी आपको बेस्ट स्टाइल लगती है, जनरल लोगों को डेमोक्रेटिक लगती है, उसी स्टाइल को यूज करें ताकि आपकी लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव होगी तो आप अपने फॉलोअर्स को इफेक्टिव लीडरशिप दे पाओगे। ये लीडरशिप प्रिंसिपल है। फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू का मतलब होता है कि सिर्फ डायरेक्टिंग में ऑर्डर देना ही सफिशिएंट नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया आपका काम कंप्लीट हो गया, नहीं, ऑर्डर के साथ साथ आप प्रॉपर चेक करोगे कि ऑल सबऑर्डिनेट्स इज आल्सो परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर और नॉट। आप प्रॉपर उनसे फीडबैक लोगे, उनका रिव्यू लोगे, उनका चेकिंग करोगे कि भाई आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर आपने उनका प्रॉपर रिव्यू नहीं लिया, उनकी चेकिंग नहीं की, तो भी आपका जो डायरेक्टिंग है या कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर यानी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, डायरेक्टिंग आपकी इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, मैंने तो ऑर्डर दे दिया, ठीक है, क्या आपकी डायरेक्टिंग इफेक्टिव बन गई? क्या डायरेक्टिंग खत्म हो गई ऑर्डर देने के बाद ही? नहीं। कहता आप प्रॉपर उनको क्या करो, फॉलो करो, चेक करो कि ऑल सबऑर्डिनेट्स इज आल्सो परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर और नॉट। इफ दे आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर देन योर डायरेक्टिंग इज इफेक्टिव, बट अगर नहीं कर रहे तो उनसे प्रॉपरली वर्क परफॉर्म कराओ, देन आपकी डायरेक्टिंग क्या बनेगी, इफेक्टिव बनेगी। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। नाम से भी पता चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप लोगों को लगे कि पता नहीं क्या है,
आप लोग सिर्फ नेम भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो बच्चा C2 वाला करना चाहता है कर सकता है, अदरवाइज नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले वाला टॉपिक आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके 8 प्रिंसिपल्स है डायरेक्टिंग की, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप लोग जरूर मैसेज क्या करें, शेयर करें। और दूसरी बात मैं आप लोग को एक बताना चाह रही हूँ भाई, जब तक आपकी कल और वीडियो होगी, ठीक है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स एनसीईआरटी के, उन एनसीईआरटी के रिमेनिंग टॉपिक्स को कल की वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। अगर बचेंगे तो हम परसों भी बनाएंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर उसके बाद हम अपना डायरेक्टिंग जो चैप्टर है उसकी केस स्टडी, उसका एक दिन आपका डाउट सेशन रखेंगे कि कंसेप्ट के कोई डाउट है तो वो सोल्व करेंगे। उसके बाद हम इसके असाइनमेंट आप लोगों को सेंड करना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।